नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम से मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज आर्थिकी कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे FCRA बिल 2026। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री M.K. पांडे जी, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं और जो करेंट अफेयर्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी है। तो बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका हमारे स्टूडियो में। आज हम लोग FCRA बिल 2026, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस मानसून सत्र में, संसद के मानसून सत्र में जो FCRA बिल पेश किया गया वह उसका विरोध हुआ और उसे JPC में डाल दिया गया। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले कि उस बिल में क्या था, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, श्री पांडे जी से चर्चा करेंगे। ये कि FCRA बिल क्या है और भारत को इसकी क्या जरूरत पड़ी। धन्यवाद पाठक जी। उसके पहले कि हम आपके किसी स्पेसिफिक प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर दें, पहले इस तरह के बिल के इसकी ज़रूरत को एक बैकग्राउंड हम लोगों को समझना होगा। उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा करें तो आगे की चीज़ों को समझने में सहूलियत होगी। पहले जैसे हम लोग यदि FCRA को कहते हैं तो FCRA इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जहाँ कहीं भी हो, आमतौर पर एक मानवीय पहलू से देखा जाए तो दुनिया में या समाज में कहीं भी अमीरी है, कहीं गरीबी है, तो अमीर तभी तक सुरक्षित है जब तक वहाँ पर गरीब संतुष्ट है। यदि गरीब एजिटेटेड होगा तो अमीर सुरक्षित नहीं रहेगा। तो एक अमीरों के हित में ये भी है कि गरीबी का उन्मूलन हो, गरीब लोग मतलब एजिटेट ना हो, नंबर 1। और ये एक मानवीय पहलू भी है कि दुनिया में हर व्यक्ति, जो भी इंसान है, उसकी कम से कम जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक आवश्यकताएं जो हों उनकी पूर्ति होनी चाहिए। तो इसके अंदर कभी कभी क्या ज़्यादातर भी कह सकते हैं कि जैसे अपने देश के अंदर सरकार अपनी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर जो एक मानवीय पहलू है, मानवीय पहलू के आधार पर भी एक दूसरे देश में मदद करने की परंपरा है और होती आ रही है। तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर कि अभी भी ज़रूरत पड़ती है नेचुरल डिवास्टेशन की वजह से, उनके देश की आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने से। अभी जैसे मान ली किसी देश में बहुत भूकंप आ जाए तो वहाँ पर तुरंत कुछ न कुछ हर देश की सरकारें वहाँ जा कर के अपने हिसाब से मानवीय मदद पहुँचाती हैं। तो विदेशी मदद मिलना कोई असामान्य बात नहीं है। यदि मानवीय पहलू से विदेशी मदद दी जाती है तो एक वेलकम स्टेप है और ये मानवता की ज़रूरत भी है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि जो विदेशी मदद आ रही है उसका रिसिपिएंट कौन है। तो इन जनरल जब हम देखते हैं, जब कोई नेचुरल डिवास्टेशन है या कुछ ऐसी है मतलब स्थिति आती है जिस पर कि रिसिपिएंट भी गवर्नमेंट है, जैसे मान ली कहीं किसी देश में बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो और दूसरे देश अस्थायी मतलब और सरकार अब विदेशी अनुदान या विदेशी योगदान जो वहाँ जाता है तो उसका रिसिपिएंट सरकार होता है और सरकार अपने देश के वहाँ पर सफर के बीच में जैसे भी होता है वो उसको वितरित करता है और अपने रेस्क्यू ऑपरेशन करता है। लेकिन जब कहीं रिसिपिएंट सरकार के अलावा कोई और हो तब यहाँ पर आकर के बात होती है कि उस रिसिपिएंट के बारे में हम लोग जानें और उस यहीं पर जन्म होता है इस FCRA जैसे कानून का कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। जब तक रिसिपिएंट गवर्नमेंट है तब तक कोई इशू नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हित के हिसाब से, देश के तत्काल ज़रूरत के हिसाब से, लॉन्ग टर्म ज़रूरत के हिसाब से उसको प्लान करती है, उसको खर्च करती है। लेकिन जहाँ पर रिसिपिएंट अदर देन गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया में केस में लगाते हैं NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पर आकर के FCRA की ज़रूरत पड़ती है कि जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। और इसकी ज़रूरत इस बात की है कि ये मान के चलना चाहिए, पूरी दुनिया में ये बात स्थापित है कि कहीं कुछ भी फ्री नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि कहीं कोई डोनेशन दे रहा है तो बिल्कुल फ्री हो ऐसा कहना थोड़ा सा
थोड़ा सा मतलब अप्रासंगिक लगता है, उसके पीछे कुछ न कुछ निहितार्थ होता है। यदि निहितार्थ केवल मानवीय संवेदना है, वहाँ तक तो बात सही है। यदि मानवीय संवेदना के आधार पर आई हुई राशि का वाकई मानवीय पहलू से उसका उपयोग हो रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है कि पर्पस कुछ और बताया जाए और एंड यूज कुछ और हो। और ऐसे दुनिया में और बहुत से देशों में ऐसी बहुत सी स्थिति आती है कि आए हुए अनुदान का, आए हुए पैसे का किसी उस उद्देश्य में खर्चा किया जाता है जिस उद्देश्य के लिए वो मांगा नहीं गया था। सरकारें भी करती हैं और एनजीओज भी करते हैं। तो वैसी स्थिति से जो अप्रिय परिस्थिति पैदा होगी, उससे बचने के लिए एक सरकार के पास मैकेनिज्म होना चाहिए, जिस मैकेनिज्म के तहत बाहर से आने वाले पैसे को रेगुलेट किया जाए। तो FCRA जो इंडिया में है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, और इसकी ज़रूरत केवल इसलिए है भारत को कि आने वाले पैसे का पर एक नज़र रखी जाए कि वो कहाँ से आ रहा है, किस उद्देश्य के लिए आ रहा है, यहाँ पर कौन उसको रिसीव कर रहा है, और रिसीव करने के बाद क्या उस पैसे को उसी मद में खर्च कर रहा है जिस मद के लिए वो पैसा मंगाया गया था। वो अपने मद से, अपने उद्देश्य से इतर किसी दूसरे उद्देश्य में उस पैसे को नहीं खर्चा किया जाए, और ख़ास करके उस उद्देश्य में जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ हो, नेशनल सॉवरेनिटी के खिलाफ हो, चीज़ों को सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ हो, चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य, इस तरह की चीज़ों में एटलीस्ट उसका खर्चा ना हो रहा हो। इसीलिए उसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और भारत में मतलब खर्चे के मतलब पारदर्शी होना चाहिए कि खर्चा पारदर्शी होना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए मंगाया गया हो उस उद्देश्य में खर्च हो, और जो कि बाय एंड लार्ज नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो। समाज में कोई बेईमानसी या क्या कह सकते हैं डिफरेंस क्रिएट करने के उद्देश्य से ना हो, किसी पर अनड्यू इन्फ्लुएंस करने के लिए ना हो। तो अब तक भारत में विदेशी जो चंदा है उसकी क्या रकम होगी, कितनी रकम इस समय आ रही है? अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 22,000 और 23,000 करोड़ के आसपास के बीच में इंडियन रुपीस की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर डोनेशन आया है। और भारत में FCRA में रजिस्टर्ड संख्याएं भी करीब 16,000 के आसपास हैं जो उसमें रजिस्टर्ड हैं। तो एनजीओ मतलब जो उसके लिए रजिस्टर्ड हैं, एनजीओ होंगे, उसमें अन्य संस्थाएं भी हो सकती हैं। तो आप समझ लीजिए कि करीब 22,000 से 23,000 करोड़ रुपए पिछले वित्त वर्ष में भारत में वो पैसे विदेशों से आए हैं। FCRA बिल में सरकार क्यों संशोधन करना चाहती है, क्या बात है? कई बार ऐसे होते हैं कि यदि बहुत दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाते हुए संशोधन न किया जाए तो समय के साथ साथ कालांतर में आज जो उचित है हो सकता है कल अनुचित लगने लगे। तो संशोधन, कोई ऐसी कमी नज़र आती है, उसको उस कमी को प्लग करने के लिए नया संशोधन लेकर के आते हैं। तो अभी सरकार को कहीं ये ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि जो फॉरेन फंडिंग आ रही है उसको जिस लेवल के हिसाब से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनको मॉनिटरिंग में थोड़ी कमी लग रही होगी, या उसका एंड यूज जो हो, सरकार ने जो ऑब्जर्व किया होगा वो ऐसा माना गया होगा कि वो सरकार मतलब नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, या संज्ञान में भी आ सकता है, सॉवरेनिटी के खिलाफ है, या समाज में कुछ की सामाजिक समरसता को कम करने के उद्देश्य से उसका प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें आई होंगी। लोगों के, सरकार का एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि लोगों को मतांतरण के लिए प्रेरित समथिंग इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब लगता है कि ये कमियां अभी रह गई हैं। 2010 में जैसे संशोधन हुआ था, 2010 के बाद से फिर टाइम एंड अगेन जो कुछ करते रहे, अब लगा होगा कि नहीं, इसमें थोड़ी सी और कुछ क्लॉज जोड़े जाने चाहिए ताकि FCRA का जो पर्पस है वो पर्पस पूरा हो। तो सरकार को संशोधन, और डायनामिक है ना, टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, समाज के रिक्वायरमेंट बदलता है। हम चाहे जितना भी दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाते हुए आज कोई कानून बनाएं, हो सकता है आने वाले कुछ समय के बाद उसका कोई क्लॉज और फर्दर उसमें ऐड करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा टू मेक इट इफेक्टिव इन दोस पीरियड ऑफ टाइम। तो इस बिल के तहत क्या ऐसा है कि एनजीओ की संपत्ति जब्त भी की जाए?
देखिए, विरोध और इसमें चूंकि आप हालांकि आपका ये मुद्दा आर्थिकी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसका आर्थिक महत्व अपनी जगह पर है। अभी जिस वजह से ये मुद्दा ज़्यादा चर्चा में है आम जनता के लिए, वो ज़्यादा हद तक राजनीतिक हो चुका है। कहीं भी आर्थिक का तो महत्व रहता है। ऐसे इन प्रिंसिपल देखा जाए कि यदि किसी को मदद करना है मानवीय आधार पर, तो ये तो आदर्श परिस्थिति है। कहीं कोई भूखमरी है, आज भी जैसे मान लीजिए कि अपने दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें कि लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज, इवन स्टारवेशन की स्थिति है। फॉर्चुनेटली भारत एक ऐसा देश है जहां पर अभी स्टारवेशन दिखलाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से भारत काफी हद तक ऊपर हो चुका है। आज कम से कम कपड़े, खाने पीने की समस्या अपने देश में नहीं है। हेल्थ एम्यूनिटीज भी पहले की तुलना में काफी सुधर चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं, सोमालिया है, थोड़ी देर के लिए नाम ले लें, सूडान है, हैती है, इवन फिलिस्तीन है, अफगानिस्तान है, सेनेगल है, तमाम इस तरह के, कॉन्गो है, इस तरह के अभी देश हैं जहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, स्टारवेशन है। तो वहाँ पर यदि जो संपन्न राष्ट्र या जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि वहाँ पर मानवीय आधार पर मदद पहुँचाना चाहें, ये वेलकम है। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। बुराई तभी आकर के बात होती है कि वो जिस उद्देश्य के लिए आ रहा है उस उद्देश्य के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भारत में जो अभी बात हो रही है, तो इसका आर्थिक पहलू तो देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, मदद होनी चाहिए ताकि पूरे समाज का एक तरह से कहा जाए सामूहिक विकास हो सके। लेकिन जो एनजीओ की संपत्ति जब्त करने की बात हो रही है, जब इस बार के जो कानून का जो प्रोविजन है जिस पर कि ज़्यादा मतलब विवाद हो रहा है, वो विवाद ये है कि एनजीओ या जो भी, हम थोड़ी देर के लिए मान ले कोई ऐसा एनजीओ या कोई ऐसी संस्था है जिसने एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना है जो भी उसकी पीरियोडिसिटी है। अब एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन आज है, अगले जो उसका ड्यू डेट आ रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन को सरकार कैंसिल भी कर सकती है यदि जिसने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लिया है वो किसी ऐसे कार्य में संलिप्त पाया गया जो कि गैर कानूनी है, जो अघोषित मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं है, तो सरकार अपनी ओर से उनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, एक व्यक्ति है, एक संस्था है जो अपना एफसीआरए रिन्यूअल कराने के लिए एप्लीकेशन डाले, सरकार उसको किन्हीं कारणों से रिन्यू न करे। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि वो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल का एप्लीकेशन ही न डाले। 3 ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ये तीनों हालत को कहा जाए तो वो माना जाएगा कि वो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। जैसे ही एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ तो फॉरेन कंट्री डोनेशन से बनाया गया जो भी एसेट क्रिएट किया गया था, उस एसेट पर गवर्नमेंट द्वारा डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज जो होगी उसका नियंत्रण होगा। चाहे वो उसको मैनेज करेगा, यदि मैनेजेबल है तो मैनेज भी करेगा, या उसको फाइनली अप टू द डिस्पोजल उसको राइट है, उसको डिस्पोज ऑफ करके पूरी उस चीज़ को एक तरह से एनजीओ एक तरह से बंद कर। तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन जब सीज होगा तो उस हालत में जो गवर्नमेंट द्वारा जो नॉमिनेटेड जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है और उस संपत्ति का कंट्रोल अपने पास लेगा, इंक्लूडिंग इट्स मैनेजमेंट। यदि मैनेजेबल है तो मैनेज करेगा, अदरवाइज इसके पास अथॉरिटी होगी कि उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सके, मतलब कॉन्फिस्केट कर सके और फिर अकॉर्डिंगली जैसे हो उसको डिस्पोज ऑफ कर सके। तो यहाँ पर असीमित पावर तो नहीं है, लेकिन एक प्रोविजन है इन केस ऑफ सिसेशन ऑफ एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। तो अभी जो डिस्प्यूट का मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि इनके पास जिनका प्रॉपर्टी को, जिनके एसेट को जो फॉरेन एसेट मान करके कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, उसके कॉन्फिस्केशन के पहले उसके पास एक एपरेंट और ट्रांसपेरेंट एप्रोप्रिएट अपील का प्रोविजन होना चाहिए, अपील का प्रोविजन होना चाहिए टू प्रेजेंट इट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसा क्यों हो रहा है। आउटराइट ऐसे नहीं कि सिजेशन ऑफ एफसीआरए रजिस्ट्रेशन हुआ और आप उसको कॉन्फिस्केट करें, तो सरकार उसको जब्त कर ही लेगी, असीमित पावर हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोविजन है कि यदि एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन खत्म होता है तो दैट प्रॉपर्टीज का जो वेस्टिंग है दैट विल गो विद द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी।
तो मतलब अपील करने का इस बिल में अधिकार नहीं है? उसी का थोड़ा और ट्रांसपेरेंट प्रोविजन करने की मांग जरूर हो रही है कि वो किसके साथ अपील करे, सर्कमस्टांसेस उसकी कौन हियरिंग करेगा, वो हो जाए अकॉर्डिंगली। फिर सरकार, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे द मोमेंट ये सजेशन हुआ और वो कॉन्फिस्केट हो जाए। तो किस आधार पर विपक्ष और एनजीओ इस बिल का विरोध कर रहे हैं? देखिए, एक चीज को तो पहले ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि दुनिया का कोई, या देश का बात कर लें तो देश का कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी पार्टी अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ फॉरेन फंड को अलाउ नहीं करेगा। इट इज नॉट अ वेलकम, कोई भी नहीं करेगा। सब लोग उसको, उसकी मॉनिटरिंग चाहेंगे, और मॉनिटरिंग जब करना है तो मॉनिटरिंग के मेथड और मॉनिटरिंग के कॉन्सिक्वेंसेस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। यहाँ पर अभी जो सबसे ज़्यादा जिस पर कि मतभेद है, वो मतभेद ऐसा है कि जैसे खर करके जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि ये क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं, तो वहाँ के साउथ में भी हैं। हाँ, तो वहाँ के जो उस तरह के संगठन के जो लोग हैं, उन्होंने भी गृह मंत्री को अपना ज्ञापन दिया, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। उसमें जो मैं समझ पाया हूँ और जो इस प्रोविजन में है कि इवन जो पार्शियली फॉरेन फंड और पार्शियली डोमेस्टिक फंड से बना हुआ जो प्रॉपर्टी है वो टोटल फॉरेन एसेट माना जाएगा, और कॉन्फिस्केशन के केस में प्रोराटा नहीं होगा, वो टोटल होगा। अच्छा, इसको ऐसे दूसरे एंगल से भी सोचा जाए कि सपोज कोई एक संस्था है जिसने हॉस्पिटल बनाया, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, और उसमें 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20 करोड़ रुपए में 10 करोड़ रुपए उसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन था और 10 करोड़ रुपए उसका डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन था। अब यदि कॉन्फिस्केट करने की नौबत आती है और कोई कहे कि आप प्रोराटा कॉन्फिस्केट करिए, तो उस बिल्डिंग को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये इतना 10 करोड़ डोमेस्टिक फंड का है या 10 करोड़ फॉरेन फंड का है? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे अपेरेंटली सुनने में ही जरूर लगता है कि जब कॉन्फिस्केट आपको फॉरेन एसेट्स के साथ था, तो फॉरेन एसेट को डिफाइन कैसे करेंगे? बट प्रैक्टिकली चूंकि दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए टोटल का टोटल कॉन्फिस्केट होगा। इसको लेकर के जरूर लोगों में एक कह सकते हैं कि ये सीरियस इशू है, जिस पर कि और राजनीतिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल जो है उनका देखने का, वो तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा। एक मान लीजिए हॉस्पिटल है, किसी हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है, और जो करा रहा है जो व्यक्ति, वो कुछ पैसा उसमें लगाया, जैसे 10 लाख लगाया, और 10 लाख मिल गया उसको फॉरेन डोनेशन। तो क्या ऐसी स्थिति में, अगर मान लीजिए कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है, चाहे जो भी हो, तो क्या वो फॉरेन प्रॉपर्टी मानी जाएगी या अधिकृत व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा? आप ये देख लीजिए, जो प्रेजेंट रूल है, जो प्रेजेंट अमेंडमेंट है, उसमें वो टोटल एसेट क्लासिफाई होगा एज फॉरेन एसेट, पूरा टोटल जो भी उस एसेट को माना जाएगा, हॉस्पिटल पूरा मतलब फॉरेन एसेट्स का माना जाएगा। और जब FCRA का कैंसिलेशन होगा या सिसेशन होगा, तो यदि जब उसको उसकी जो वेस्टिंग होगी अधिकृत व्यक्ति के साथ, अधिकृत अथॉरिटी के साथ, तो दैट कंप्लीट एसेट विल गो टू द अथॉरिटी। ऐसा आप मान के चलिए, उसमें दोनों को आप प्रोराटा करने का उसमें कोई प्रोविजन नहीं है। तो क्या सरकार के पास असीमित अधिकार है एनजीओ की संपत्ति जब्त करने की? देखिए, असीमित अधिकार तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक FCRA का रजिस्ट्रेशन है और FCRA के नॉर्म्स को वो कंप्लाई कर रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, FCRA के नॉर्म में बहुत कुछ करना नहीं है। आपको डोनेशन लेने से पहले अपने आप को रजिस्टर कराना है, कोई गलत नहीं है इसमें। रजिस्ट्रेशन के समय सर्टेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, बैंक डिटेल से लेकर के तमाम, कौन डोनेट करेगा, आपका पर्पस क्या है। उसके बाद जब आप उसका एंड यूज करते हैं, तो आपको उसका स्टेटमेंट देना है कि इतना पैसा मिला, इतना पैसा हमने खर्चा कर दिया। सो सिंपल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसका जब तक कंप्लायंस हो रहा है, तब तक गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है।
प्रॉब्लम वहाँ पर आकर के खड़ी होती है जब उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा हो या किसी कारण से उनका FCRA का रजिस्ट्रेशन खत्म होता है। तीनों परिस्थिति में, चाहे वो कराते नहीं है या सरकार कैंसिल करती है, बात वहाँ पर आकर के रुकती है। तो केवल कैंसिलेशन के केस में आता है तो असीमित पावर तो नहीं कह सकते। असीमित तो तब होता है जिस दिन आर्बिट्रेरली मन किया आज इसका कब्जा कर लो तो सरकार ले ले, ऐसा तो नहीं है। नॉन कंप्लायंस के केस में सरकार के पास के है, और ये इसलिए भी मतलब एक तरह से कहा जाए जस्टिफाइड है कि यदि एक कोई प्यूनिटिव एस्पेक्ट नहीं हो तो कैसे मतलब मैनेज करेंगे, जो कि प्यूनिटिव एस्पेक्ट का एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट भी होता है कि दंड केवल देना, जिसको व्यक्ति को दंडित कर रहे हैं केवल उसके लिए नहीं है, दुनिया को भी दिखाना होता है कि दंड में ये तकलीफ होती है, ये नुकसान होता है। तो दंडात्मक जो प्रावधान है वो उनका डेमोन्स्ट्रेटिव इम्पैक्ट भी है, तो प्यूनिटिव तो रखना ही होगा ताकि लोग उसका जो दुरुपयोग मतलब सरकार का या हम लोगों का ऐसे सामाजिक तौर पर भी देखें। बहुत हद तक NGO के द्वारा जो फंड का यूज होता है कुछ हद तक मतलब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी थोड़ा डेविएट होता है वहाँ से। लेकिन यदि वो डेविएशन टॉलरेंस लेवल वाली बात है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि पर्पस ही जो सरकार की विकास योजनाओं को विरोध करना हो या कुछ अननेसेसरी एजिटेशन करके समाज में अनरेस्ट क्रिएट करना हो या पॉलिटिकल सेटअप को डिस्टर्ब मतलब प्रभावित करने की बात हो रही हो, इस तरह की चीजें जब होती हैं इनडायरेक्ट रूप से तो ये होता रहा है, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि देखिए बड़े से बड़े देश, इवन जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप भी कहते थे कि हमारे यहाँ का इलेक्शन रसिया ने इन्फ्लुएंस किया है, जब तो तमाम तरह की चीजें, कोई भी व्यक्ति कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि बाहरी शक्तियां उसके देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें किसी भी तरह से। तो यदि इन संस्थाओं के माध्यम से फंड के द्वारा लोगों को इंड्यूस करके, लोगों को इंस्टिगेट करके, लोगों को एक तरह से कहा जाए गुमराह करके या लोगों को प्रलोभन दे करके कुछ ऐसे काम के लिए उकसाया जाए जो कि राष्ट्रहित में नहीं है, चूँकि वहाँ पर यह सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, सरकार की एक तरह से कहा जाए 100% जिम्मेदारी है कि वो इसको इंश्योर करे कि कोई बाहरी शक्ति अपने देश की सॉवरेनिटी में, उस देश की सामाजिक समरसता में अनावश्यक कुछ अवरोध पैदा न करे, किया जाए, उस पैसे का दुरुपयोग ना किया, पैसे का दुरुपयोग करके खास करके। FCRA बिल में जो अभी बिल जो पेश हुआ था उसमें प्रस्तावित बदलाव क्या है और सरकार उस बदलाव को क्यों लाना चाहती है? देखिए, प्रस्तावित बदलाव पहले से और अभी में मेन चीज केवल हुई है ये कॉन्फिस्केशन को लेकर के, जो मुख्य है कि जो प्रोराटा नहीं होगा, टोटल फॉरेन एसेट माना जाएगा। जो पार्शियल वाला केस में भी माना जाएगा कि कंप्लीट एसेट टू बी कॉन्फिस्केटेड। सीजेशन तीनों कंडीशन में समान माना जाएगा, चाहे सरकार जो जिसको कैंसिल कर रही है, मतलब एक तरह से कहा जाए उसने गलत काम किया था तभी सरकार अपनी ओर से कैंसिल कर रही है, और एक व्यक्ति जिसने कोई गलती नहीं की एज सच मतलब प्रोसीजरल, लेकिन केवल उसने अपने लाइसेंस के रिन्यूअल को अप्लाई नहीं किया, तो दो अलग अलग चीज हो रही है ना। एक ने गलत काम किया, स्थापित रूप से गलती की, जिस पर सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई करके उसका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया, और एक संस्था है जिसने कि कोई गलत काम नहीं किया लेकिन उसने अपना FCRA रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया। तो दोनों को एक तराजू पर एक ही तरह का ट्रीट करना, एक ये परिवर्तन है, क्योंकि दोनों का एसेट कॉन्फिस्केट उसी हिसाब से होगा, दोनों का एक ही तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है। एक मेजर फर्क यहाँ पर ये आ रहा है। और सेकेंडली, डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन से मिला हुआ जो मिश्रित एंड यूज है उसको भी टोटल का टोटल कॉन्फिस्केशन का है। यहाँ पर ये बात आ रही है जो, और इस सब को करने की जरूरत केवल एक बात इसलिए पड़ती है कि अपने देश में शुरू से एक जनरल धारणा और मतलब ऑब्जर्वेशन केवल धारणा भी नहीं है, बहुत हद तक ये फैक्ट भी है कि फॉरेन फंड्स का यूज थोड़ा मोड़ा धर्मांतरण के लिए भी
होने की चर्चा हम लोग सुनते रहे हैं। तो अक्सर सुना जाता तो धर्मांतरण कराना और अपने से करना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है भाई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये फ्रीडम देता है कि फेथ हम कौन सा माने, इस पर किसी का प्रभाव नहीं है, हम जो मानना चाहे वो माने, लेकिन अपनी मर्जी से। और एक होता है कि दूसरे को कंपेल किया जाए कि तुम ये मान लो, या प्रलोभन दिया जाए तुम ये कर लो तो हम ये कर देंगे, ये तुमको करने देंगे। ये दोनों का फर्क है। तो इस तरह के काम में ये स्कूल ही जैसे कोई चला रहा हो, कोई हॉस्पिटल ही चला रहा हो, उसके अंदर यदि ये बात हो रही है जहाँ पर कंपल्सन वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ फेथ तो मेरा है, और फ्रीडम तो तब है जब हम अपनी मर्जी से अपना फेथ चुने। हमको यदि कंपेल करके किसी प्रलोभन से, किसी टेम्पटेशन में हमको कोई फेथ चुनने की बात कही जाए, तो हमारे जो संविधान द्वारा प्रदत्त जो एक हमारी स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, उसका उल्लंघन है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार को ये जरूर लगता है कि हम मतलब सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा एक दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए उसके अंदर, जिससे लोग कम से कम गलत काम करने के पहले थोड़े मतलब गलत काम करने से बचें। मानवीय आधार पर आने वाली किसी भी धन का कोई सरकार विरोध नहीं करेगी, क्योंकि आखिरकार गरीबी का, किसी डिस्ट्रीब्यूट्स का, कहीं कोई स्टारवेशन ऐसी जो स्थिति है, शिक्षा का सुधार होना, हेल्थ का सुधार होना, हर सरकार का दायित्व है। यदि कोई उसको करने में सरकार की मदद कर रहा तो सरकार को काहे को आपत्ति होने वाली। लेकिन इसका दुरुपयोग हो, इससे सरकार को आपत्ति होनी चाहिए और है। और दुरुपयोग रोकने का एक ही तरीका है कि आप कुछ ऐसे प्रावधान रखिए जिसकी वजह से लोगों को ये डर लगे कि हम गलत काम न करें। पूरे विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ न करके भारत, जबकि ये विकसित देश होने की स्थिति में आ गया है, इसको क्यों ज़्यादा फॉरेन एड्स देना चाहते हैं लोग? देखिए, यही चीज़ समझने जैसी बात है, जो सरकार के एंगल से, सामान्य आदमी के एंगल से भी सोचा जाने वाला आपने प्रश्न उठाया है। भारत आज मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के दायरे से बाहर आ चुका है। मतलब देने वाले का क्या इसमें मकसद है? अभी भी कम से कम 20 ऐसे देश हैं दुनिया में, 20 से ज़्यादा ही होंगे, जहाँ पर लिटरल स्टारवेशन है। माल न्यूट्रिशन तो छोड़ दीजिए, एजुकेशन, हेल्थ, सबकी कमी है। सोमालिया, इस तरह तमाम ऐसे देश हैं, वहाँ पर भी मानवीय आधार पर डोनेशन जा रहा है। तो वहाँ पर तो लगता है कि रिसिपिएंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं। इंडिया अभी अधिकृत जो भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो तीसरी होने के रास्ते पर है। बहुत से मतलब इंडिया के पास जो टैलेंट पूल है, आज भी लोग कहते हैं कि दुनिया का बेस्ट है। जो हमारे यहाँ जो वर्क फोर्स है, जो जेएनजी के नाम से जाने जाए या जिससे भी जाने जाए, हमारे पास जो टैलेंट का पूल है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। हर जगह इंडियन ब्रेन को प्रेफर किया जा रहा है। तो भारत की जो प्रगति है इस मामले में, कई बार ऐसे लगता है कि दूसरे देशों को लगता है कि मेरा मार्केट कम हो रहा होगा या मेरा प्रभाव कम हो रहा होगा। तो भारत के प्रभाव को कम करने के लिए, मतलब भारत के विकास की गति को रोकने के लिए, गति को प्रभावित करने के लिए भी डालने के लिए ऐसे कुछ माहौल, ऐसी कुछ परिस्थितियां क्रिएट किए जाएं, ताकि सरकार का ध्यान अपने विकास के कार्य से हटे। जनता के प्रति, जनता के मन में सरकार के प्रति जो एक समर्पण की भावना है वो थोड़ी कम हो, ताकि एक मतलब अराजकता हो जाए, अस्थायित्व हो जाए, ताकि जो विकास का रफ्तार है वो थोड़ा कम हो। तो एक बात तो ये हो सकती है कि यहाँ पर चाहेंगे, अदरवाइज कोई फ्री क्यों डालना चाहेगा, कोई नहीं कुछ उसका पर्पस होगा। यदि पूर्णतया मानवीय है, यदि हमारा काम केवल मानवीय आधार पर हम मदद करना चाह रहे हैं, तो अभी तो दुनिया में इतना बड़ा स्कोप है जहाँ पर मानवीय आधार पर मदद करने के लिए पूरा डालिए ना। सोमालिया को कर दीजिए, सेनेगल को कर दीजिए, कॉन्गो को कर दीजिए, हुती को कर दीजिए, सूडान को कर दीजिए, फिलिस्तीन को कर दीजिए। वहाँ पर तो अभी इतना काम बाकी है करने के लिए, इतना बाकी है काम करने के लिए कि हर जिनके अंदर मानवीय संवेदनाएं वाकई बहुत मतलब हायर लेवल पर है, तो उनके पास तो बहुत बड़ा स्कोप है। इंडिया में एटलीस्ट अभी कहीं भूखमरी तो नहीं है। तो पहले इन सभी देशों से
गरीबी और असमानता, जो विपन्नता, जो भी यूज करें उनको दूर कर लें, फिर इंडिया की ओर मुखातिब हों। चूँकि इंडिया तो अपेक्षाकृत उन देशों की तुलना में काफ़ी संपन्न है, और इंडिया तो बल्कि मानवीय आधार पर दूसरे देशों की मदद भी करने की स्थिति में रहा है। अभी कोविड के समय इंडिया ने पता नहीं कितने देशों को निःशुल्क अपना वैक्सीन दिया था। तो इंडिया को अभी उतनी ज़रूरत नहीं है उन मानवीय संवेदनाओं की और मानवीय आधार पर मदद की जितना उन देशों की है। तो जो भी संस्था, जो भी व्यक्ति के पास एफ्लुएंसी है, जिसके पास सरप्लस फंड है, वो पहले एक देश को अडॉप्ट करे और उसको पूरी तरह मानवीय आधार पर उस सरकार को मदद करे, और सरकार से कहे कि भाई आप अपने यहाँ के स्वास्थ्य सेवा, भोजन, जो भी चीज़ की उनकी ज़रूरत है उसको पूरा कर ले। तब उसके बाद उधर का काम खत्म हो जाए तो फिर लगता है कि हाँ, भारत अभी भी बहुत हमारे नीड की है, भारत को नीड है, तो भारत क्यों रहा है। तो यदि इतने अवसर, मानवीय मदद देने के अवसर होने के बावजूद यदि किसी का भारत के प्रति इंटरेस्ट है, तो भारत को निश्चित रूप से ये जानना होगा, अपने यहाँ आने वाले धन पर ये फिल्टर लगाना होगा, एक पर्पस जानना होगा कि आखिरकार कौन सी ऐसी बात है जो हमारे यहाँ निवेश करने में लोग इच्छुक हैं। इवन अपने छोटे से परिवार में भी हम नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार में कोई घर के बाहर का व्यक्ति अनावश्यक हमारे बच्चों को कुछ प्रोत्साहित दे, मतलब दे, गिफ्ट दे, महंगे गिफ्ट दे या धन दे, जो कि हम मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। हम चाहेंगे कि हमारा परिवार हमारे डिसिप्लिन के हिसाब से चले। यदि कोई पड़ोसी हमारे बच्चे को इंस्टिगेट करता हो इसी प्रलोभन में, तो हमारा नुकसान होगा। तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है, उसी तरह देश को भी अधिकार है ये जानने का, सोचने का कि आखिरकार क्या इंटरेस्ट है हमारे पास निवेश करने का, जबकि मानवीय संवेदनाओं की जरूरत दुनिया के दूसरे बहुत से देशों को हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो अपने यहाँ आ रहा है, मना नहीं करना है। कोई भी देश, कोई भी पार्टी फॉरेन फंड के आने का विरोध नहीं कर रहा है, फंड को रेगुलेट करना चाहता है। इवन अपोजिशन पार्टी भी इंडिया में फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन फंड अलाउ नहीं करेंगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन केवल उसके रेगुलेशन पर हो सकता है, उसको कैसे रेगुलेट करें, किस लेवल तक रेगुलेट करें, उसमें प्यूनिटिव एक्शन क्या डालें, बात यहाँ पर है। इसीलिए विरोध किया जाता है। और फिर थोड़ा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव तो रहता ही है। मतलब आपके कहने का मतलब कि जो विदेशी चंदा वगैरह आ रहा है वो पारदर्शी रहना चाहिए। खर्च कहाँ किया जाए, कहाँ मतलब कहीं गलत जगह पर खर्च नहीं किया जा रहा है, ये देखने के लिए सरकार चाहती है कि उसका पैसे का हिसाब किताब उसके सामने हो और ट्रांसपेरेंट हो। आप एटलीस्ट जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, देश के विकास के खिलाफ, देश के समरसता को खराब करने के लिए, देश में कुछ अराजक माहौल क्रिएट करने के लिए इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए इस तरह के थोड़े कठिन और कठोर दंडात्मक प्रोविजन के साथ कानून की ज़रूरत हर देश को है, भारत को भी है। अब देखा जाए जेपीसी में क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद।